एक एनिमल सेल की बात करते हैं, पर टिपिकल एनिमल सेल के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, फिर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर की बात करें तो न्यूक्लियस जो इसके बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा, केंद्रक जिसे अपन कहते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये गोल्जी बॉडी है। उसके बाद वेसाइकल है, ठीक है। ये वेसाइकल छोटी छोटी प्रोटेकाएँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी जो बाहर की कवरिंग है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहते हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटन है, जो कि छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या है, कोशिका का एक स्केलेटन बनाए रखते हैं, कोशिका की शेप को, साइज को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हम कहें सेल डिवीजन में काम आते हैं, जब ये जीन्स को एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग्स कहा जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म है, कोशिका के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है उसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद RER है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद SER है, जिसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस है, जिसे अपन केंद्रिका कहते हैं, ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं अपन ने एक बेसिक एनिमल सेल के अंदर बात करी। आगे अपन एक एक को डिटेल पढ़ने वाले। अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। तो सेल को जब भी हमें स्टडी करना होता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमें उसे स्टडी करना होता है, ठीक है। और जितनी भी ऑलमोस्ट सेल हैं सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। 3 फीचर्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सभी कोशिकाओं में, और साइटोप्लाज्म भी ऑलमोस्ट सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी कोशिका के अंदर, वो इन 3 फीचर की वजह से ही हो पाती हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और उसके बाद कोशिका द्रव्य में साइटोसोल। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन। एक एक की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बाहरी कवरिंग से बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली शुरू से ही विवादों में रही है। इसके कई सारे मॉडल साइंटिस्टों ने बताए, लेकिन लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, सिंगल एंड निकोलसन ने अपना एक मॉडल दिया, जिसे अपन कहते हैं फ्रूड-मोज़ेक मॉडल। फ्रूड-मोज़ेक मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि स्टार्टिंग से ही ये था कि कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी हुई है, यानी उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है। तो कंपोनेंट साइंटिस्टों ने पता लगाया कि लिपिड होती है और प्रोटीन्स होती है, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है, ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि किस तरीके से वो अरेंज है, क्या लिपिड की 2 लेयर हैं, या प्रोटीन की 1 लेयर है, या प्रोटीन की 2 लेयर हैं, लिपिड की 1 लेयर है। तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट चले और आगे कई सारे मॉडल्स आए, लेकिन लास्ट में जाके सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया, तरल मोज़ेक मॉडल, या फिर अपन इसे कहते हैं फ्रूड-मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि बनी तो वो लिपिड और प्रोटीन से ही होती है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो ऊपर की लेयर है वो लिपिड से, और लास्ट की लेयर है नीचे की वो लिपिड से, लेकिन बीच में जगह जगह पर कई प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि अपने काम के आधार पर बटी हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लिपिड है वो बना रही, एक तरीके से फ्लूइड बना रही है, और उसके अंदर प्रोटीन से वो तैरती रहती हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा, फ्रूड-मोज़ेक मॉडल, इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्सट्रीमली डेलिकेटेड, थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लिविंग होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, यानी कोशिका अपना जो शेप है, साइज है, वो चेंज कर सकती है काम के आधार पर। उसके बाद सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि अर्धपारगम्य, ठीक है। कोशिका है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें अगर वो परमिएबल होगी सभी चीज़ों के लिए, तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बाहर की कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और अंदर आके उसको ख़राब कर सकती है, ठीक है। और अगर वो नॉन परमिएबल होगी तो जो काम की चीज़ें वो भी अंदर नहीं आ पाएंगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सेमी परमिएबल बनाया, यानी कि जो काम की चीज़ हैं वो अंदर आ जाएंगी और जो बाहर की वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर की बाहर ही रहेंगी। ये इसके अंदर एक चयनात्मकता का गुण पाया जाता है, जिसे अपन सेमी परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्लोटिंग, यानी कोशिकाओं में जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं 2 लेयर पाए जाते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें तो वेरी करती है, कितनी 75 एंगस्ट्रॉम से 110 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम इसे नहीं देख सकते। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फंक्शन करती है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल,
ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको बचा के रखती है, प्रोटेक्शन करती है उनका। उसके बाद रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी बाहर जाने वाली चीज़ें या फिर अंदर आने वाली चीज़ें उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है कि कौन बाहर जाना चाहिए कौन अंदर आना चाहिए, और ये होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती है, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं, जो कंपोनेंट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल देखिए एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि ये नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, लिविंग थी, और ये क्या प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ। ये थोड़ी सी टफ होती है, रिजिड होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है बहुत कम टाइम में, ठीक है। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या फिर पेक्टिन की मिलकर बनी होती है। ये थिन हो सकती है या फिर थिक हो सकती है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है 50 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन क्या करता है, तो ये एक डेफिनेट शेप देता है, किसके लिए, किसी भी सेल के लिए डेफिनेट, यानी कि यहाँ पर जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। दूसरा है प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ सेल। तीसरा है हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन में कंट्रोल करता है, सहायता करता है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस, एक्सटर्नल जितने पैथोजेंस होते हैं उनसे ये सहायता बचाने में उनकी हेल्प करता है। अगला है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है जो बिल्कुल इसका माइंड है कोशिका का। हमारे अगर बॉडी की बात करें तो हमारा माइंड सबसे टॉप पे पाया जाएगा, ठीक है, वही सारी चीज़ें हमारी बॉडी कंट्रोल करता है, लेकिन कोशिका का जो माइंड है वो उसके सेंटर में पाया जाता है और वहीं से सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, फिर कंट्रोल होती हैं। इसकी डेंस होती है स्पाइरल बॉडी लोकेट नियर द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि लगभग बीच में ये पाया जाता है कोशिका के। इसका जो डायमीटर है यानी व्यास है वो 10 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। रेड ब्लड सेल या फिर सीप ट्यूब सेल्स को छोड़कर ये लगभग सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें ये नहीं पाया जाता न्यूक्लियस। जितने भी प्लांट और एनिमल सेल हैं वो वेल डेवलप्ड होता है उनके अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि इसके पास कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। जो अनडेवलप्ड होता है वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। ये अपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देख लिया। अगली अपन बात करें कि ज़्यादातर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अनन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि लगभग उनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ज़्यादातर जितनी भी कोशिकाएं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि अपन ने स्केलेटल मसल देखी थी, स्केलेटल मसल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, ठीक है। आगे न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि कैसी है, डबल लेयर्ड कवरिंग है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाएंगे जिनका डायमीटर होगा 80 से 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। इसके अंदर एक कलरलेस डेंस फ्लूइड भरा होगा जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राउंड शेप न्यूक्लियस पाए जाएंगे और क्रोमेटिन फाइबर का नेटवर्क पाया जाएगा। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्रोमेटिन का जाल पाया जा रहा है और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होती है केंद्र का, जिसे हिंदी में कहते हैं, और यहाँ से राइबोसोम निकलते हैं, ठीक है। और फिर राइबोसोम आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और दूसरा क्रोमेटिन का जाल है, क्रोमेटिन के जाल है तो यहाँ पर डीएनए आरएनए पाए जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर। अगला है जो क्रोमेटिन फाइबर है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को कंडेंस करते हैं। दिस फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो ये फाइबर्स एक जगह पर कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के हमने बात करी। आगे अपन बढ़ते हैं न्यूक्लियस की। तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए का स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, जिसे अपन जीन्स कहते हैं, ठीक है। ये अपन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बना है। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्रोमेटिन धागा जो कि किससे मिलकर बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कंपोनेंट से। ये जो आपको वायलेट कलर यानी बैंगनी कलर की हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है, डीएनए लिपटा हुआ है। और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, जीन से मिलकर बना हुआ है। जीन ट्रांसफर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। बहुत सिंपल सी बात है, जीन ही ट्रांसफर करते हैं हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमारे लक्षण हो, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी कोशिका की एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सबको कंट्रोल कर रहा है, यानी ब्रेन है ये कोशिका का। उसके बाद न्यूक्लियर सिंथेसिस राइबोल न्यूक्लिक एसिड आरएनए टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम। मैंने आपको बताया कि ये किसको बनाता है, राइबोसोम को बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन जीन्स, यानी कि जितनी भी हमारी पुराने पूर्वजों की सूचनाएं हैं जीन्स की, वो सब किस में स्टोर रहती हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहती हैं। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियस
और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक मटेरियल है जो कि 80% किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटोन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ठीक है, जो हम आगे की करके पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ जो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं। ग्रेन्युलर एंड डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन प्लांट सेल, यानी कि एनिमल सेल के अंदर ये काफ़ी डेंस होता है, ग्रेनुअल होता है, यानी कणिका में होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा थिन होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंधे पृथ्वी जालिका कहा जाता है। और अंधे पृथ्वी जालिका है एक हम कहें ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है, ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो फोल्डिंग्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सम पार्ट्स आर कनेक्ट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल अदर आर कनेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी इसका एक पार्ट ये केंद्रक है बीच में, तो एक पार्ट तो किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रक से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा पार्ट किससे जुड़ा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किससे जुड़ा हुआ होगा, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। दो प्रकार की होती है, रफ ईआर और दूसरी होती है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स बना कौन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस कौन बना रहा है, राइबोसोम बना रहा है, और वो वहाँ आकर किस पर इकट्ठे हो रहे हैं, रफ ईआर पर, ठीक है। और ये फिर क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। फंक्शंस की बात करें तो इंटरनल सपोर्ट देती है किसको, साइटोप्लाज्म को। यदि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। RER क्या करती है, सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, ये किसको सीक्रेट करती है, प्रोटीन्स को और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, ठीक है। और SER क्या करती है, लिपिड एंड सेल मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। लीवर सेल के अंदर SER का क्या काम करता है, डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया या कोई ड्रग्स ऐसी ले ली जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो SER ही वो ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल लीवर के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करता रहता है हमारे लीवर को, ठीक है, या फिर जहरीली चीज़ों को बाहर निकालता रहता है। मसल सेल के अंदर SER क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है, जिससे अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ढंग से। अगला है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने खोजा, कैमिलिया गोल्जी ने। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये सैक छोटी छोटी हम कहें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बॉल जैसी संरचना, जिसके अंदर कुछ भरा रहता है, जिससे 5 से 8 मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है सैक। सैक आर यूजुअली फ्लैटेड एंड आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जितने भी आपको फ्लैट सैक दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। लेकिन जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही हैं इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। और इनके 2 एंड होते हैं, एक होता है इसका सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस, और यहाँ पर जाकर ये छोटी छोटी वेसाइकल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिस फेस सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो शॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर बन रही हैं उन सबको पैक करता है, पैकिंग का काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों में ये पैक करके रखता है। डिलीवर सिंथेसाइज मटेरियल टू वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, जब इसने इन चीज़ों को पैक कर लिया तो डिलीवरी का काम कौन करेगा, वो भी गोल्जी बॉडी ही करता है। प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, इनको प्रोड्यूस कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। उसके बाद फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ बनते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वेसाइकल्स हैं, ये आगे जाकर लाइसोसोम में चेंज हो जाती हैं। चलिए अपन लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, इन्हें सुसाइडियल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी देखते हैं अपन। स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक होती हैं, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसे होते हैं कि यदि वो बॉडी से या फिर इनकी लाइसोसोम सेल से बाहर आ जाएं तो वो अपनी सेल को ही मार देते हैं। फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये लाइसोसोम छोटे छोटे हमें देखने को मिल जाते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल सेल एंड फ्यू टाइप ऑफ प्लांट सेल, यानी कि ज़्यादातर ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो इनका काम है वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करना, यानी डाइजेशन का काम है। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस पर छोड़ देते हैं और वो खत्म हो जाता है या फिर उसे एनगल्फ कर जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ बर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स खराब हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, उनको खत्म करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना। डेड सेल परफ्यूम ऑटोलाइसिस, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वो बताई थी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर बड़ी पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर काफ़ी छोटी पाई जाती हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सैक फिल्ड होती है लिक्विड से, इनके अंदर क्या भरा हो सकता है, वाटर, शुगर या आयंस। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो टेम्परेरी होती हैं और साइज में छोटी होती हैं, वो कम नंबर होती है, लेकिन प्लांट सेल में ज़्यादा होती हैं और लार्ज होती हैं साइज में।
और ये कॉन्ट्रैक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है। तो स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट को ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, जितना वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर बनता है। उसके बाद मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारी सेल का उसे मेंटेन करके रखती हैं। अमीबा सेल के अंदर इनका काम क्या है, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखती हैं और प्रोवाइड रिजिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। तो इनका काम जो है वो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर ही ज़्यादा होता है, एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, आ गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हमें 6 क्लास से कोई चीज़ याद हुई है तो एक ही चीज़ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। कैसे, स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनिज्म बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। ये सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ इन एनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्मूथ होती है, लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड पाए जाते हैं, इनवर्ट प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। बाहर की मेम्ब्रेन बहुत सिंपल सी है, लेकिन अंदर की मेम्ब्रेन्स पे क्या पाए जाएंगे, फोल्डिंग्स पाए जाएंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। इनर कैविटी फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेन मेनी एंजाइम। इस मैट्रिक्स में फ्लूइड पाया जाएगा, इसमें कई सारे एंजाइम्स भरे हुए होंगे। कंटेन्स देयर ओन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्शन। इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि कई सारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बेसिक इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। एटीपी ही वो मॉलिक्यूल है जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। उसके बाद सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, केंद्र के पास पाए जाते हैं। 2 स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोसोम एक अकेले को कहेंगे, लेकिन 2 अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स कहेंगे। और सेंट्रियोल्स बनते किसके हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड इन द राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे, यानी कि हम कहें 90 डिग्री के कोण पर, समकोण पर ये रखे हुए होते हैं। फंक्शंस क्या होता है, स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ बीच में क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ये और ऐसे ही यहाँ से निकलेंगे 3, और ये तीनों फिर वापस जाके आधे आधे क्रोमोसोम को एक तरफ ले जाएगा, आधे एक तरफ ले जाएगा। तो क्रोमोसोम का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम कर रहा है, फिर सेंट्रियोल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सीलिया फ्लैजिला पाई जाती है, उनमें कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर सेंट्रोसोम ही सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कोशिका का कंकाल। ये है बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, कोशिका का कंकाल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर उसका स्केलेटन है, जिससे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में है, शेप में है। किससे बने हुए होते हैं, फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूल्स मेड अप टू प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, होलो प्रोटीन से, जिसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट आर रोड शेप थिन फिलामेंट मेड अप प्रोटीन एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बने होंगे, एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, सेल की शेप को बनाए रखते हैं। गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। ठीक है, कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसे बनाए रखते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट। कोशिका यदि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, हमारे लिए भी मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्केलेटन, उसके बाद हमारी मसल्स। ठीक है, इसी तरीके से कोशिका के लिए भी साइटोस्केलेटन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन होता है। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।